हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं बात करूंगी बीटी ब्रिंजल के बारे में। बीटी ब्रिंजल क्या है और इसके रिगार्डिंग क्या कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, क्यों बीटी ब्रिंजल को यूज़ करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं बीटी ब्रिंजल के बारे में। बीटी ब्रिंजल जो कि एक इस प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन है जिसमें बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक एक जीवाणु के जीन को डाला गया है। यह जीन बैंगन की फसल के लिए हानिकारक कीटों जैसे कि फ्रूट और शूट बोरर से बचाने में मदद करता है। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बैंगन में ये जो छेद पाए गए हैं ये है एक फ्रूट और शूट बोरर की वजह से है, जबकि यहाँ पे आप इस बैंगन में देख सकते हैं किसी भी प्रकार का जो होल है वो नहीं है, यानी कि यह बैंगन जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन है जिसे कि बीटी ब्रिंजल और जीएम सब्जी के नाम से भी जाना जाता है। पहले का सिनेरियो क्या था उसके बारे में बात करते हैं। बंगाल फेमिन जो कि 1943 में आया था, इसमें लगभग 4 मिलियन पीपल की जो डेथ हुई थी वो ड्यू टू हंगर के कारण। बंगाल फेमन ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोलिफरेट किया गया था। अब बात करते हैं बंगाल फेमन के बारे के बाद कि क्यों लोगों की जो डेथ का कारण था वो बंगाल फेमन था। ये इस प्रकार का एक फेमाइन थी जो बंगाल में यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आया था ड्यूरिंग 1943। इसमें ये सुनिश्चित किया गया कि लगभग 2.5 से लेके 3 मिलियन पीपल डाइड हुए, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स, प्राइसेस की इन्फ्लेमेशंस होने की वजह से, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई मार्केट में किसी भी प्रकार की कमोडिटी की, चाहे वो ईटिंग कमोडिटी थी या फिर वेयरिंग कमोडिटीज़ थी। तो इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। तो इसी को कम करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन 1978 में इंडिया में प्रोलिफरेट हुआ, जिसमें ड्वार्फ और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को अकोमोलेट किया गया, यानी कि उन्हें अडॉप्ट किया गया, जैसे कि हाइब्रिड वीट और राइस जैसी वेराइटीज़ को। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स को यूज़ किया गया। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स यानी कि इस प्रकार के सीड्स जिसमें जीन्स के थ्रू मॉडिफाई किया गया जीनोमिक स्ट्रक्चर को, जैसे कि वीट में RH जीन और राइस में SD1 जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया, इसीलिए इन्हें जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स कहा गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? आज फार्म लैंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी जो एरिया है वो अर्बनाइजेशन की ओर मूव कर रहा है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज़ की जो रेस है उसमें भाग रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वह फार्मिंग ना करें। तो फार्म लैंड को जो है वो डिक्रीज किया जा रहा है। इसका मेन कारण है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, यानी कि ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फार्म लैंड डिक्रीज हो रहा है। देन जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो सेल्फ सफिशिएंट पॉपुलेशन को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेंट है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पर जो डे बाय डे प्रोडक्शन है वो अभी तक उतनी ही है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इसमें कोई भी इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं पाया गया है। देन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज़ में फेस करना पड़ रहा है। फूड की जो एक डिक्रीज्ड जो आप कह सकते हैं, यानी कि फूड में जो डिक्रीज डिमांड आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हो रहा है वो ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सैलिनिटी, ड्राउट स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से आ रहा है। यानी कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से रिसेंट डेज में फार्म लैंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है और कम से कम लोग खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सो आर
क्रॉप इज़ अनेबल टू कोप अप विद दीज न्यू स्ट्रेसेस, यानी कि हमारी जो नई फसलें हैं वो इन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट अपने आप को नहीं स्टैंड कर सकती। इसीलिए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो है वो अनसक्सेसफुल है एज कंपेयर टू द न्यू ब्रीडिंग अप्रोच। देन बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड फैमिन क्या वेट कर रहा है, अनदर वर्ल्ड वाइड फैमिन। हमें एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिसकी वजह से हम ना केवल यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं बल्कि एक अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर बेहतरीन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर होस्ट में, या किसी भी एक क्रॉप के जीनोम को चेंज किया जाएगा, जिसे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसकी वजह से एक नया रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को चेंज करने की ज़रूरत है नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से, जिसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट एलाइट कल्टीवार, यानी कि प्रेजेंट डे के जो कल्टीवार थे, जब उनमें ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को फॉलो किया गया तो सिर्फ एक ग्रीन राइस था, बट नाउ इट इज़ अ ग्रीन सुपर राइस। जब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की को छोड़ के उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, यानी कि ट्रांसजेनिक्स को यूज़ किया गया, जीन को ट्रांसफ़र किया गया, एक ऐसी जीन जो कि सुपर राइस में एक विटामिन ए की जो न्यूट्रिएंट है उसे इंक्रीज कर सके। तो जब इस जीन को ट्रांसफ़र किया गया तो बहुत सारे ट्रेड्स को इम्प्रूव किया गया, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया, ट्राउट रेजिस्टेंस, क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, एंड साइड बाय साइड यील्ड को इम्प्रूव किया गया। ऑल जो चेंजेस थे वो बेस्ड थे जीन के ऊपर, यानी कि किसी नॉन राइस सोर्स से, जो कि राइस का सोर्स नहीं था, वहाँ से जीन को ट्रांसफ़र किया गया, और ये जीन जो थे राइस के जर्मप्लाज्म के ऊपर बेस्ड थे, जिसकी वजह से राइस के जर्मप्लाज्म को फंक्शनल बनाया गया और उसमें उन बेहतरीन जीन्स को डालकर एक ग्रीन सुपर राइस को डेवलप किया गया। देन बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि एक एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोनर प्लांट है, देन और एक कमर्शियल प्लांट वैरायटी है। डोनर प्लांट जिसमें कि एक डिज़ायर्ड जीन है, यहाँ पे आप इस होल में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जीन है और ये जीनोम है। यहाँ पर एक डिज़ायर्ड जीन है, जीन को जब कमर्शियल वैरायटी में इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारी जीन्स की ट्रांसफ़र पाई गई, यानी कि एक नई प्लांट वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड, यानी कि किसी भी डिज़ायर्ड जीन को ही ट्रांसफ़र किया गया एक कमर्शियल प्लांट वैरायटी में, इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग द होल प्लांट, यानी कि ना तो डोनर प्लांट को और ना ही किसी कमर्शियल प्लांट वैरायटी को क्रॉस किया गया, बल्कि एक स्पेसिफाइड जेनेटिक डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र किया गया एक कमर्शियल प्लांट वैरायटी में, जिसकी वजह से जो इम्प्रूव्ड वैरायटी थी वो कमर्शियली इम्प्रूव्ड वैरायटी थी प्लांट की, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल जीन को ही ट्रांसफ़र किया गया और वह जीन पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए डिनोट करता है। देन कंपैरिजन क्या है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में और ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग में एक्सचेंज होता है जीन्स का विद इन द स्पीशीज, जबकि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में देयर इज़ अ नो बैरियर ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ जीन्स, यानी कि इसमें केवल एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को या पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है जब इसमें क्रॉसिंग की जाएगी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अदर फ्लैंकिंग, यानी कि अदर जो जीन्स हैं वो उनके सीक्वेंस भी ट्रांसफ़र रहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, जबकि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी जो है एक केयर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। So, in present scenario, for a second green revolution, we have to go for the biotechnology and genetic engineering. So, second green revolution possible है केवल biotechnology और genetic improvement या gene engineering technologies के through.
ब्रिंजल के कल्टीवेशन की बात करते हैं इंडिया में बैंगन को सोलेनम मेलंजीना के नाम से जाना जाता है बोटैनिकली, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है। ब्रिंजल की कल्टीवेशन सबसे पहले इंडिया में की गई और यह लगभग 4000 साल पुरानी फसल है। इंडिया में जो एरिया है वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर से ऊपर एरिया है ब्रिंजल के अंडर, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो 12 मिलियन मीट्रिक टन से ऊपर है। और जो मेन ग्रोइंग एरिया है ब्रिंजल में वो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। एवरेज यील्ड की बात करें ब्रिंजल की, जो कि इंडिया में रिपोर्ट की गई है, वो 16 से 17 टन पर हेक्टेयर से भी अत्यधिक है। अब ब्रिंजल में मेजर कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बीटी ब्रिंजल को लाया गया, तो मेजर प्रॉब्लम है फ्रूट एंड शूट बोरर, जिसे कि ल्यूसोनाइड्स और बोनेलिस के नाम से जाना जाता है। ये एक मोनोफेगस पेस्ट है जो कि एरियल पार्ट यानी कि प्लांट के लीव्स, उसके फ्रूट्स, स्टेम और फ्लावर्स पे फीड करता है। जो डैमेज है वो फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा देखने को पाया जाता है लेटर स्टेजेस में, जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी अफेक्ट होती है बहुत बुरी तरह से। मेजर प्रॉब्लम फ्रूट और शूट बोरर की वजह से ये है कि इसमें ब्रिंजल की क्रॉप में देखा गया कि लगभग 7 से 70% ईल्ड लॉसेस होते हैं, जबकि जितने भी इंसेक्टिसाइडल स्प्रे है उनके वजह से भी जो ब्रिंजल में फ्रूट एंड शूट बोरर है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जो कॉज है मेन यील्ड रिडक्शन का वो फ्रूट एंड शूट बोरर है। तो फ्रूट और शूट बोरर को कैसे कम किया जाए, उसके लिए बीटी ब्रिंजल को डेवलप किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मॉथ है, अडल्ट मॉथ। देन यहाँ पे लावा जो कि फूलों के ऊपर फीड करेंगे। देन फ्रूट में होल करके फ्रूट के इनसाइड फीड करेगा लार्वा, और फ्रूट में इस तरह से कुछ होल बना के ये बाहर आ जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे फ्रूट को पूरे के पूरे फ्रूट की क्वालिटी को इम्पार्ट करेगा, डिग्रेड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस तरह के फ्रूट्स मार्केट में कोई भी प्राइस अचीव नहीं कर पाते, और 50 से 90% का जो डैमेज है वो फ्रूट और शूट बोरर की वजह से पाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं शूट बोरर किस तरह से शूट में बोर करेगा, और फ्रूट बोरर जो है फ्रूट में होल करके पूरे के पूरे फ्रूट को पूरे के पूरे फ्रूट को इन्फेक्ट करेगा। फ्रूट बोरर का जो डैमेज है वो आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो अनफिट रहते हैं मार्केट में और इवन फॉर द कंजप्शन पर्पस। देन बात करते हैं कि क्यों हमें बीटी ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ी। फ्रूट बोरर और शूट बोरर के लिए कोई भी नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं है अभी तक, जब तक कि बीटी ब्रिंजल को डेवलप नहीं किया गया था। लिमिटेड सक्सेस थी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में, जितनी भी स्ट्रैटेजीज यानी कि इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया गया ब्रिंजल की क्रॉप में, लेकिन कोई भी ऐसा इफेक्टिव मेजर नहीं नोट डाउन किया गया जो कि ब्रिंजल की क्रॉप में जो यील्ड लॉसेस है उसे कम कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया गया, बट उसमें भी इंसेक्ट्स से जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा तो वो हार्मफुल रहेंगे एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ ऑफ द फार्मर एंड इवन फॉर द कंज्यूमर्स। बीटी ब्रिंजल जो है एक पोटेंशियल इफेक्टिव वे था, इकोनॉमिक वे था हेल्थ को भी मेंटेन करने का, इसीलिए बीटी ब्रिंजल को डेवलप किया गया। This is the speculation about the BT brinjal. We should know the actual and true fact which is scientific. BT brinjal जिसे कि BT यानी कि Bacillus thuringiensis एक इस प्रकार का सॉइल बैक्टीरियम रहता है जो कि डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। और बीटी में जो है प्रॉपर्टीज रहती है इंसेक्टिसाइड्स प्रोटीन्स की।
तो प्रोटीन्स जिसे कि हम क्राई प्रोटीन के नाम से जानते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोड्यूस की जाती है बैसिलस थुरिनजेनेसिस के द्वारा। जो क्राई प्रोटीन है वो सेलेक्टिवली अफेक्ट करती है इंसेक्ट की जो मिडगट है उसे अफेक्ट करेगी लार्वा के स्टेज के टाइम। जितने भी लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरन्स इंसेक्ट्स रहते हैं उनकी मिडगट को इफेक्ट करती है। इस तरह से बैसिलस थुरिनजेनेसिस से, जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया है, उससे क्राई1 प्रोटीन जीन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया एंड देन इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ अ सेफ यूज़ एज अ स्प्रे इन कैलिफोर्निया में किस तरह से 1938 से पहले एक्सटेंसिवली स्प्रे किए जाते थे लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एंड इवन सम मॉस्किटो लार्वास को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं एक भारी मात्रा में स्प्रे किया जा रहा है क्रॉप को सेव करने का, जो कि एक सेफ मेजर नहीं है हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज को देखते हुए। तो बात करते हैं कि किस तरह से बीटी ब्रिंजल को डेवलप किया गया। बीटी ब्रिंजल यानी कि एक जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ब्रिंजल जिसमें कि क्राई1AC जीन ब्रिंजल के जीनोम में ट्रांसफर की गई और क्राई1AC जीनोम को एक्सट्रैक्ट किया गया सॉइल बैक्टीरियम से। क्राई1AC1 प्रोटीन ब्रिंजल के प्लांट में जब इंट्रोड्यूस की गई तो इसमें एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस पाया गया लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स के लिए, यानी कि फ्रूट और शूट बोरर के लिए एक रेजिस्टेंस पाया गया, बिल्ड किया गया एक रेजिस्टेंस क्राई1AC प्रोटीन के द्वारा। तो बीटी को जब एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ किया गया, हम इसे इंसेक्टिसाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स स्प्रे किए जा रहे थे लेपिडोप्टेरा इस तरह के फ्रूट शूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए। नाउ बीटी ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस किया गया, फार्मर्स की प्रॉब्लम को कम किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉन बीटी ब्रिंजल एंड दिस इज द बीटी ब्रिंजल। तो इसमें कोई भी जो इंसेक्ट से अटैक है वो नहीं है इस प्रकार के ब्रिंजल में। और यहाँ पे आप PLR1 वैरायटी को देख सकते हैं। जब इस वैरायटी के जीनोम को जो है वो मॉडिफाई किया गया बाय यूजिंग द क्राई1AC जीनोम, तो उसमें BTPLR1 का नाम दिया गया इस तरह की वैरायटी को। तो इस तरह की वैरायटी में कोई भी जो इंसेक्ट से रिलेटेड अटैक था वो नहीं पाया गया। देन शूट डैमेज आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉन बीटी प्लांट है उसमें शूट डैमेज किस तरह से शूट को जो है लार्वा इफेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू द बीटी प्लांट। These are the pictures of the fruit damage of non-BT brinjal and this is the picture of BT brinjal fruit. 26 मार्च 2002 which was a landmark in India जब बीटी कॉटन को अप्रूव किया गया, जो कि इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बीटी कॉटन की अप्रूवल कब इंडिया में आई। बीटी कॉटन का जो एरिया था और जो प्रोडक्शन थी वो इंडिया में कुछ इस प्रकार से थी कि ड्यूरिंग द 1992 से लेके 2001 तक जो प्रोडक्शन और एरिया था वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा था। बट जैसे ही बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया तो प्रोडक्शन आप देख सकते हैं किस कदर इंक्रीज हुई और एरिया भी साइड बाय साइड इंक्रीज हुआ। यानी कि इसकी वजह से जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स थे उनका अटैक कम हुआ और ओवरऑल जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी कॉटन की वो इंक्रीज हो गई। और ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ है इंडिया में, कितना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया गया टिल 1998 टू 2000 और 2002 में इंसेक्टिसाइड्स का जो रिडक्शन यूज़ था यानी कि कम से कम रिड्यूस किया गया आफ्टर 2002। इसका मेन कारण था कि बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल जैसी जो क्रॉप्स थी उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया विद द स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस। अब बात करते हैं कि कितना सेफ है बीटी ब्रिंजल। जब आप किसी एक इंसेक्ट के एक बैक्टीरिया के जीनोम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या वो सेफ है, क्या सेफ है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्या सेफ है एनवायरनमेंट के लिए। यस,
सेलेक्टिव एक्शन ऑफ बीटी इन इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले बीटी ब्रिंजल की जो इंसेक्टिसाइड की जो क्राइवन A1AC प्रोटीन है रहती है जो कि सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है, वो जैसे ही जो प्लांट है, प्लांट में इंजेक्शन जैसे ही जो कोई भी लार्वा रहेगा या कोई भी कॉटन वॉल वॉर्म रहेगा या फिर फ्रूट और शूट पोरर रहेगा, वो इंजेस्ट करेगा या किसी प्लांट की टिश्यू पे फीड करेगा जो कि बीटी प्लांट है। देन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ एल्किलिनिटी, यानी कि उसकी जो मिडगट है वहाँ पर उसकी जो pH है उसे चेंज करेगा क्राइवन AC1 प्रोटीन। देन सॉल्युबलाइजेशन की वजह से pH जो है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि जिसकी वजह से बाइंडिंग एक्शन होगा, यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा क्राइवन AC1 प्रोटीन जीन और इंसेक्ट की जो गट वॉल है उसे डैमेज करेगा आफ्टर द इंसर्शन, जिसकी वजह से पोर की फॉर्मेशन होगी और पोर की फॉर्मेशन होने की वजह से सेल की लाइसिस हो जाएगी। एंड देन आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो फीड कर रहा होगा लार्वा, उसकी डेथ किस प्रकार से होगी। तो दिस इज अबाउट द सेलेक्टिव एक्शन ऑफ Bacillus thuringiensis in insect, यानी कि सेफ है क्योंकि यह सिर्फ इंसेक्ट की मिडगट को इफेक्ट कर रहा है, नॉट द ह्यूमन बींग्स गट। बीटी ब्रिंजल हैज़ नो टॉक्सिक इफेक्ट और इम्पैक्ट इन हायर एनिमल्स, क्योंकि हमारी जो pH है स्टमक की वो एसिडिक pH रहती है एज कंपेयर टू द लार्वास। सो हमारे में जो रिसेप्टर्स रहते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, उनकी एब्सेंस रहती है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोटीन जो प्रोटीनिशियस जीन जिसे कि ट्रांसफ़र किया गया है बीटी ब्रिंजल में, जिसे कि हम क्राइवन AC1AC जीन कह रहे हैं, वो रिसेप्टर के साथ लाइगेज नहीं कर पाएगी और न ही मिडगट को अफेक्ट करेगी, यानी कि कोई भी होल होने की संभावना नहीं रहती है इंसेक्ट की मिडगट में। सो बीटी ब्रिंजल जो है एक सेफर कॉमोडिटी है यूज़ करने के लिए टू द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यह सिर्फ टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन इंसेक्ट्स को। Here are some national regulatory systems in India: Ministry of Environment and Forest, Department of Biotechnology, और 6 components हैं, 6 competing authorities हैं जो कि GM crops के जो issues हैं उन्हें handle कर रही हैं, जैसे कि Genetic Engineering Approval Committee, then Review Committee रहती है Genetic Manipulation के ऊपर, thereafter another committee रहती है Recombinant DNA Advisory Committee, thereafter Institutional Biosafety Committee and State Biotechnology Coordination कमेटी, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो इस तरह से इन सारी कमेटी से जो भी ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट होता है वो पास होता है, एंड देन ये जो मार्केट में एक सेफ कमोडिटी की तरह पहुंचाया जाता है। देन व्हाट आर द सेफ्टी कंसर्न? सेफ्टी कंसर्न रहते हैं जो कि रेगुलेटरी अप्रूवल किए जाते हैं रेगुलेटरी इश्यूज के थ्रू, वो है टॉक्सिसिटी, एलर्जेनिसिटी, आउट क्रॉसिंग या जीन फ्लो, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। यानी कि टॉक्सिसिटी को देखा जाता है कि क्या यह जो बीटी क्रॉप है वो टॉक्सिक है या नहीं है। देन एलर्जेनिसिटी, यानी कि कितनी एलर्जिक है ये क्रॉप, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग इसे कंजप्ट कर रहा है, क्या चांसेस हैं आउट क्रॉसिंग के या जीन फ्लो होने के एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में। देन ऐसा तो नहीं है कि कहीं क्रॉप जो है टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के बजाय नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट कर रही है। आफ्टर दैट इसके बाद सेफ्टी कंसर्न का जो मेन इम्पैक्ट रहता है वो रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर, कि कहीं कोई एनवायरमेंटल इश्यूज तो नहीं क्रिएट हो जाएंगे अगर हम इस तरह से बीटी ब्रिंजल की या बीटी कॉटन जैसी क्रॉप्स को यूज़ करेंगे। देन अबाउट द सेफ्टी टू द नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर बीटी कॉटन
को यूज़ किया जा रहा है या बीटी ब्रिंजल को यूज़ किया जा रहा है, तो क्या फिश, बर्ड्स, मैमल्स, हनी बीज, अर्थवॉर्म्स और जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो कि नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिजल्ट्स रिवील करते हैं कि कोई भी इल इफेक्ट नहीं है बैसिलस थोरनजेनेसिस मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की क्रॉप्स का, तो इट मीन्स कि बीटी क्रॉप जो है वो सेफ है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, फॉर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देन डज इट अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है बायोडाइवर्सिटी का हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कभी भी हम किसी नई जीन को किसी अनदर जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी इफेक्ट होगी? नेचर में हर एक एवोल्यूशन किसी भी प्रकार की नई स्पीशीज का तभी पॉसिबल है जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है या किसी जीन का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। So, the idea behind the BT brinjal will destroy biodiversity is non-sensational, यानी कि BT brinjal किसी भी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल में किसी भी प्रकार का नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं है। So that the introduction of BT brinjal will help to increase the genetic diversity rather than to affect the biodiversity. Is it a threat to other varieties through cross pollinations? यानी कि जब जीन ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि एक इजी फिनोमिना है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में जीन्स को फिक्स किया जाता है, तो क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन हो तो अनदर वेराइटीज़ में बीटी ब्रिंजल का या बीटी कॉटन का या बैसिलस थोरनजेनेसिस का इफेक्ट रहे, तो वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र रहता है जीन्स का, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में जीन्स की ट्रांसफ़र नहीं होगी। एनिमल्स में वहाँ पर केवल वर्टिकल ट्रांसफ़र रहेगा, यानी कि वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद इन द सेम स्पीशीज़। अगर प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया गया है तो केवल प्लांट्स में ही उसी का इफेक्ट देखने को पाया जाएगा, बल्कि एनिमल्स में किसी भी प्रकार का इफेक्ट्स देखने को नहीं पाया जाता है। Now about the benefits of the BT brinjal. बेनिफिट्स कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए क्या है? सबसे पहले कम से कम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा डे टू डे की लाइफ में जब हम ब्रिंजल की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की कम अकोमुलेशन होगी ह्यूमन बॉडी में। आफ्टर दैट मार्केटेबल यील्ड जो इंक्रीज पाई जाएगी एंड क्वालिटी में भी इम्प्रूव्ड रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का नॉन इन्फेस्टेड और अनडैमेज्ड जो प्लांट प्रोडक्ट है वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगा, और किसी भी प्रकार का जो इन्फेस्टेड प्लांट प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आएगा। जितना भी जो प्रोडक्ट रहेगा वो अनडैमेज्ड, गुड क्वालिटी और नॉन इन्फेस्टेड वन रहेगा। तो इस तरह से बेनिफिट्स आप देख सकते हैं कि बीटी ब्रिंजल अगर मार्केट तक पहुंच रहा है तो किस प्रकार से कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने बताया कि बीटी ब्रिंजल वुड हेल्प टू स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस को स्टेबलाइज करने में बीटी ब्रिंजल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बेनिफिट्स टू द फार्मर्स, अगर बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन जैसी क्रॉप्स को यूज़ किया जाएगा तो न केवल इंसेक्टिसाइड्स को रिड्यूस किया जाएगा बल्कि लेबर कॉस्ट भी कम की जाएगी, स्प्रेइंग कम होगी, तो जितना भी जो यील्ड है पर यूनिट एरिया से वो ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाएगी। मार्केटेबल फ्रूट्स की जो इम्प्रूवमेंट है वो इंक्रीज रहेगी पर यूनिट एरिया, और डायरेक्ट एक्सपोजर इंसेक्टिसाइड्स का नहीं रहेगा जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं आएंगी। Now about the benefits to the ecology और environment. अगर कम से कम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है तो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन जो है वो कम पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं या पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहेगा, एंड सॉइल और ग्राउंड वाटर की कंटामिनेशन नहीं रहेगी, जो कि बहुत ही सेफ गार्डिंग की तरह एक्ट करेगा सॉइल के माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना के लिए। The opponent seems to suggest that BT brinjal or BT cotton kills everything else except
foot and shoot borer the targeted pests like the blind people। यानी कि लोगों का अभी भी यह मानना है कि बीटी ब्रिंजल टारगेटेड पेस्ट के अलावा नॉन टारगेटेड वंस को भी इफेक्ट कर रहा है। थैंक यू एवरीवन।